लीजेंड तो आपने बहुत सारे देखे होंगे और हर एक स्पोर्ट में कोई ना कोई लीजेंड आपको नजर ही आता होगा। क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर, और अगर बास्केटबॉल में आप देखेंगे तो माइकल जॉर्डन, और बॉडी बिल्डिंग की जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें पहला नाम आता था अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का। उसके बाद रोनी आए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम बनाया इस डिवीज़न के अंदर। लेकिन अब इतने मॉडर्न एरा में एक नाम जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है और बॉडी बिल्डिंग को इसी के नाम से जाना जाता है वो है क्रिस्टोफर एडम बम्स्टेड। The first place award, the Olympia gold medal, and the title of 2022 Classic Physique Olympia champion. To our winner, and still Classic Physique champ, four-time Olympian Chris Bumstead. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल बॉडी बिल्डर और 5 टाइम मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक चैम्प सीबम के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बम्स्टेड के शुरू के दिनों की जिंदगी, इनके स्ट्रगल्स, इन्होंने कैसे कॉन्कर कर लिया बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड को, और इनके कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में। 2 फरवरी 1995 में ये पैदा होते हैं ओंटारियो कनाडा के अंदर और 2 साल के बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं ओटावा में। इनके फादर थे इंफॉर्मेशन ऑफिसर और इनकी मदर थी सोशल वर्कर। और बम्स्टेड स्कूल के टाइम पे फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स खेला करते थे। और सीबम बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते थे। ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल जैसे स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा खेला करते थे। और इन स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहने के बाद ये रियलाइज़ करते हैं कि इसमें एक्सेल करने के लिए इसके लिए इन्हें अपनी फिजिक भी अच्छी करनी पड़ेगी, जिसके चलते इन्हें एक सॉल्यूशन मिलता है कि इन्हें अब जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। और शायद यहीं से स्टार्ट हो जाती है इनकी जिम जाने की जर्नी। और आप इनकी स्कूल टाइम्स की भी कुछ फोटोज अगर देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में एक काफ़ी अच्छा मसल मास इन्होंने पुट ऑन कर लिया था अपनी बॉडी। लेकिन उसके बाद बम्स्टेड ये कहते हैं कि जिम जाने से उनके स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा इफेक्ट उनको मिला नहीं था, तो वो सिर्फ अपनी फिजिक मेंटेन करने के लिए जिम जाने लगते हैं। और वहीं ये मिलते हैं इयान वैलियर से, जो उनके बहनोई साहब है। और इयान वैलियर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी थे उस टाइम पे। और यहीं से वो इनका पोटेंशियल पहचान लेते हैं और इनको ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं प्रोफेशनल लेवल पर। और बम्स्टेड सिर्फ जिम ही नहीं जाते थे, ये इसकी साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ये पता चल जाता है इनके सब्जेक्ट से जो अपने स्कूल में ये परस्यू कर रहे थे। ये पढ़ रहे थे फार्माकोलॉजी ऑफ बॉडी बिल्डिंग, और इसको कंबाइन करके ये ट्रेनिंग भी अपने बिल्कुल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की तरह करना स्टार्ट कर चुके थे। और कुछ साल की ट्रेनिंग में ही ये इतनी अच्छी तरीके से अपनी फिजिक को डेवलप कर लेते हैं कि अपना पहला कॉम्पिटिशन 2014 में खेलने चले जाते हैं। और इसके बाद ये प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कम्पीट करने लगते हैं अपनी बहन के साथ, मेलिसा बम्स्टेड के साथ। और ये ओवरऑल जीत जाते हैं उस कंपटीशन को, और इनकी बहन भी ओवरऑल कंपटीशन जीत जाती है बॉडी बिल्डिंग का। लेकिन बम्स्टेड का ये कहना है कि इस टाइम तक सीरियस नहीं थे, ये ऑफ सीजन में चीट कर लेते थे और ये काफी ज्यादा पार्टी और बाहर दोस्तों के साथ घूमा करते थे और बॉडी बिल्डिंग को सीरियस नहीं लेते थे। इसके अलावा बम्स्टेड अपने एजुकेशन को भी इस टाइम कंटिन्यू कर रहे थे। ये डलहौजी यूनिवर्सिटी में मेजर इन हेल्थ साइंस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बम्स्टेड सफ़र करते हैं अपनी ज़िंदगी के सबसे पहले सेटबैक से। इन्हें एक मेजर डिजीज़ हो जाती है इनकी किडनीज़ में, और इसका असर इन्हें अभी तक इनके करियर में दिखता रहता है। इस डिजीज़ के बारे में हम डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रहे थे और 2015 जुलाई में ये पहला कंपटीशन खेलते हैं अपना CBBF नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, और इसमें ये जीत जाते हैं और फर्स्ट आते हैं। और अगले ही साल इस कंपटीशन में वो सेकंड आते हैं, लेकिन इस बार ये ओपन डिवीजन में जाते हैं। और 2016 में ये पहला IFBB प्रो कार्ड ले लेते हैं। ये फर्स्ट आते हैं हैवीवेट डिवीजन में और ओवरऑल ये थर्ड आते हैं। और उस कंपटीशन को जीता था जस्टिन रॉड्रिगेज ने। जस्टिन रॉड्रिगेज कोई छोटा नाम नहीं है, ये भी एक काफ़ी बड़े IFBB प्रो हैं और कई सारे प्रो शोज अभी भी ये जीत रहे हैं ओपन डिवीज़न में। हालांकि बम्स्टेड को अभी भी एक बात का अंदाज़ा था, इन्होंने अभी भी उतना ज़्यादा मसल मास पुट नहीं किया था कि ये ओपन डिवीज़न में कम्पीट कर सकते थे। और उतना मास पुट ऑन करने के लिए ये जानते थे कि इन्हें अपने बॉडीज़ को एक लिमिट के आगे पुश करना होगा, जिसके लिए इन्हें काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ों को भी यूज़ करना पड़ेगा जो शायद इनके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी हो। लेकिन यहीं पर वो होता है जिसने ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग बल्कि बम्स्टेड की भी पूरी ज़िंदगी बदल दी। क्लासिक फिजिक डिवीज़न इंट्रोड्यूस होता है और क्लासिक फिजिक को देखकर बम्स्टेड को लगता है कि ये डिवीज़न शायद इनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, जहाँ ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं बिना अपनी बॉडी को उतना ज़्यादा टॉर्चर किए हुए। तो 2017 में टोरंटो प्रो शो में, जहां क्लासिक फिजिक डिवीज़न 1 साल इंट्रोड्यूस होने के बाद आ चुका था, उसमें वो कम्पीट करते हैं और जीत जाते हैं। इस शो को जीतने के बाद बम्स्टेड को ओलंपिया में भी इन्विटेशन मिल चुका था। ओलंपिया में क्लासिक फिजिक डिवीज़न अभी सिर्फ 1 साल पुराना था, जिसमें पहली बार डैनी हेस्टर ने उस शो को जीता था और अगले साल ब्रियॉन एंसली उस टाइम के विनर थे। और जब बम्स्टेड पहली बार ओलंपिया में कम्पीट करते हैं तो ब्रियॉन एंसली उस साल जीत जाते हैं और क्रिस बम्स्टेड रनर अप रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने नोटिस किया था क्रिस बम्स्टेड के यूनिक स्ट्रक्चर को, और ऐसा लगने लगा था कि शायद क्लासिक फिजिक का एक फ्यूचर बम्स्टेड बनने वाले हैं।
और फर्स्ट ओलंपिया की कुछ मेमोरीज क्रिस बमस्टेड ने अपनी शेयर की थी इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये कहते हैं कि इनके इंस्पिरेशन के फादर जे कटलर और इयान वैलियर हैं। और 2018 में फिर से ये ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए जाते हैं, लेकिन 4 वीक पहले ही कुछ ऐसा होता है बमस्टेड के साथ जो बिल्कुल ही इनको शॉक कर देता है। ये अचानक से एक रात उठते हैं और 15 पाउंड हैवी अपने आप को फील करते हैं। इनकी बॉडी ने काफी ज्यादा वाटर इंटेंशन भर लिया था। ये वही प्रॉब्लम थी जो कॉलेज के दौरान इनको मिली थी, और ये चीज अब ज्यादा उभर के बाहर आने लगी, और ये 1 वीक के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, और ये अपना मसल मास काफी ज्यादा लूज कर देते हैं, और डॉक्टर्स इनके बॉडी में काफी ज्यादा टेरेटिक्स चलाते हैं पानी को फ्लश आउट करने के लिए। और कुछ टेस्ट के बाद पता चलता है कि बमस्टेड एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे, जिसे कहते हैं IgA न्यूरोपैथी, जो कि बर्गस डिजीज़ के भी नाम से जाना जाता है। इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आपका इम्यून सिस्टम किडनी पर अटैक कर देता है, जिसके चलते किडनी के काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी में होने लगते हैं। और यही रीज़न था उनके बॉडी में इतना ज़्यादा वाटर इंटेंशन का, लेकिन इसके बावजूद भी वो कम्पीट करने के लिए ट्रेनिंग करते हैं और कम्पीट भी करते हैं। और ठीक 11 दिन पहले ओलंपिया के ये अनाउंस करते हैं कि इनको जिम शार्क की स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। और फिर ये नज़र आता है 2018 के ओलंपिया में। ये वैसे बमस्टेड तो नज़र नहीं आते जैसा लोगों ने पहली बार देखा था, इन्होंने थोड़ा सा वाटर इंटेंशन की बॉडी में अभी भी नजर आ रहा था, और ये चीज इनका रीजन बनती है इस साल ये ओलंपिया नहीं जीते और फिर से सेकंड आते हैं। लेकिन मानने की बात तो ये है कि हेल्थ इशू के बावजूद भी इन्होंने सेकंड प्लेसिंग अपनी अचीव कर ली। फिर 2019 में भी काफी ज्यादा वेट था इनको देखने का, क्योंकि 18 से 19 के बीच में इन्होंने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी अपडेट्स दिखाई दी कि लोग काफी ज्यादा दीवाने हो गए थे इनके। 2019 आ चुका था, लेकिन अभी भी क्लासिक फिजिक डिवीज़न में कौन सा स्टैंडर्ड था जजिंग का, ये अभी तक शायद जजेस डिसाइड नहीं कर पाए थे। और अभी भी वो ढूंढ रहे थे किसी ऐसे स्ट्रक्चर वाले एथलीट को जिसे वो एक स्टैंडर्ड बना सके इस डिवीज़न के लिए, और यही मौका था जब क्रिस बमस्टेड ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया आने वाले टाइम में। अभी तक क्लासिक फिजिक डिवीज़न में काफ़ी चेंजेस हो रहे थे, ना सिर्फ विनर के स्ट्रक्चर्स को लेकर बल्कि उनके ट्रंक्स के साइज तक चेंज होते जा रहे थे। और इस साल ना सिर्फ ट्रंक्स के साइज चेंज हुए थे बल्कि पूरा का पूरा क्लासिक डिवीज़न चेंज होने वाला था। और इसी साल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस बमस्टेड ये कहते हैं कि इस बार ये ऐसा पैकेज दिखाने वाले हैं जो क्लासिक डिवीज़न ने आज तक कभी देखा भी नहीं होगा। So this year I'm really excited just to kind of show off a brand new look and bring something that's never been seen before. ऐसा क्लेम तो अक्सर बहुत सारे एथलीट करते हैं, लेकिन ऐसा सच होता नहीं है। उन्होंने जो बोला वो करके भी दिखाया। इस बार क्रिस बमस्टेड बिल्कुल नए लुक में आते हैं अपनी मोस्टच के साथ, जो अभी तक इनका ट्रेडमार्क बन चुका है। और इस साल क्रिस बमस्टेड जीत जाते हैं 2019 ओलंपिया में, और ये 1 पॉइंट से जीत जाते हैं इस डिवीजन को, और ब्रियान ऑन्सली इस बार सेकंड आ जाते हैं। हालांकि बमस्टेड जीत तो चुके थे, लेकिन अभी भी इनके फैंस इनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इनके हेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगी क्रिस बमस्टेड को इस ओलंपिया को जीतने के बाद, क्योंकि इनके बॉडी में साफ लैगिंग बॉडी पार्ट्स थे। इनके बाइसेप्स और इनका बैक ब्रियन एंसली के कंपैरिजन में इनके बैक और बाइसेप कहीं भी स्टैंड नहीं करते थे। तो इस चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉल आउट होने लगा क्रिस बमस्टेड को, ना सिर्फ फैंस और हेटर्स के थ्रू बल्कि ब्रियन एंसली ने खुद डायरेक्टली और उनके कोच ने भी ये बात कहना स्टार्ट कर दिया कि कोई ओलंपिया का विनर एक लैगिंग बॉडी पार्ट के साथ कैसे हो सकता है। I'm gonna go here, and I'm gonna go here because this is my damn channel. You do whatever you want. Okay, I'm gonna go here. Yeah. So, there should never be a Mr. Olympia that lacks anywhere. You should never call a Mr. Olympia that lacks in body parts anywhere. I respect. Every Mr. Olympia should have a complete, balanced physique and not lack body parts. और क्रिस बमस्टेड के बाद 230 पाउंड का कैप भी था, और ये क्रिटिसिज्म सुनने के बाद क्रिस बमस्टेड ने अपने ऑफ सीजन में अपने बैक और बाइसेप को इस तरीके से ट्रेन किया कि लोग बिल्कुल ही हैरान हो गए इनकी फोटोज देखने के बाद कि क्रिस बमस्टेड ने क्या ही कर दिया है। और 2020 में सेट हो गया था क्लासिक डिवीजन का स्टैंडर्ड, और इनका एक स्लोगन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है उस साल कि सेट द स्टैंडर्ड। हालांकि इस साल बमस्टेड जब शुरू में आए थे तो उन्हें कॉर्नर में पोजीशन किया गया था, लेकिन सेंटर वाले एथलीट्स को छोड़कर सारे फैंस किनारे खड़े हुए एथलीट्स को देखने लगे। इससे पता चल जाता है कि बमस्टेड कितना ज़्यादा अटेंशन कैप्चर करते हैं स्टेज पर। इसके लिए इनका स्ट्रक्चर, इनकी हाइट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो इन्हें बिल्कुल अलग लुक दे देती है स्टेज पर। लेकिन इस बार कुछ और अनएक्सपेक्टेड, जो इनका सबसे बड़ा राइवल था ब्रियन एंसली, वो इस बार सेकंड भी नहीं आते हैं बल्कि थर्ड आते हैं, और सेकंड प्लेस पर रफ डीजल आ जाते हैं। लोग कंपेयर करने लगे थे रफ डीजल वर्सेस क्रिस बमस्टेड, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि इस बार रफ डीजल को जीतना चाहिए था ये कंपटीशन। तो क्रिस बमस्टेड को अगले साल के लिए एक नया चैलेंज मिल चुका था। रफ डीजल इस बार काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहे थे, और लोग को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है क्रिस बमस्टेड इनसे हार जाएं। और इसके बाद से क्रिस बमस्टेड का फैन बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। इनके फैन पेज भी काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे आने लगे थे, और क्लासिक डिवीजन को भी लोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस लेने लगे थे अब, और उसमें भी लोग की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा दिखने लगी थी सिर्फ क्रिस बमस्टेड की वजह से। अगले साल की प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से कर रहे थे क्रिस बमस्टेड, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला था जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ये पकड़े जाते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड के पोजीशन के लिए, जो सुनने में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगता है किसी IFBB प्रो के पास कि वो स्टेरॉइड्स यूज़ करता होगा। लेकिन
यहाँ पर इनकी बहन मेलिसा बम्स्टेड आगे आ जाती हैं और सारा इल्ज़ाम वो अपने सर पर ले लेती हैं। कुछ एनाबॉलिक्स जो पकड़े गए थे उनके नाम भी हम आपको बता देते हैं। इसमें टेस्ट प्रोपियोनेट, मैस्टरॉन, विंस्ट्रॉल, स्टेनाजोलोल, ऑक्जेंड्रोलोन जिसे एनावर के नाम से भी जानते हैं, स्टेनाजोलोल जिससे आप विंस्ट्रॉल के भी नाम से जानते होंगे, और दुनिया के पता नहीं कौन कौन से कंपाउंड्स। हालांकि इनकी बहन तो कहती है कि इन्होंने ऑर्डर किया था कुछ टी शर्ट्स और पाम ऑयल, लेकिन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी के बारे में तो आप जानते ही हैं। यहाँ आईफोन के बदले अगर साबुन की टिकिया मिल सकती है तो आपको टी शर्ट और पाम ऑयल के बदले एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं। तो आज से फेडेक्स का नाम बदल के फ्लिपकार्ट रख देना चाहिए। और अब 2021 का ओलंपिया फाइनली आ चुका था और इसमें भी फिर से एक बार डोमिनेशन दिखाते हैं क्रिस बम्स्टेड। और इस टाइम एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा और लोग इस बार डिस्कस कर रहे थे ओलंपिया में, वो था ओपन बॉडी बिल्डिंग का डाउनफॉल। यहाँ विनर्स को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा था उनकी कंडीशनिंग को लेकर। इनके विनर्स को वाटर बफेलो तो बोले जाने लगा था। ओलंपिया का काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा था। काफ़ी बड़े बड़े पुराने लेजेंड्स इस डिवीज़न के विनर्स को कह रहे थे कि वो ऐसे लग रहे थे कि 4 to 6 वीक आउट हैं, और उनके स्ट्रक्चर को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा था, खासकर बबल गट जैसे चीज़ों को लेकर। यहीं पर क्लासिक फिजिक डिवीज़न बिल्कुल एक नया होप लेकर आ चुका था, खासकर क्रिस बम्स्टेड जो कि बिल्कुल एस्थेटिक 70s या फिर 90s के एरा वाले बॉडी बिल्डिंग को फिर से एक लाइमलाइट में लेकर आ चुके थे। और यहीं क्रिस बम्स्टेड ने अकेले दम पे पूरे ओलंपिया को लेकर चल रहे थे, और हर साल की तरह ये इस साल भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए और अच्छे नज़र आने लगे। और 2021 में भी ये अपना डोमिनेशन जैसा हर साल दिखाते थे इस साल भी दिखाया, लेकिन इस साल कुछ नए नाम भी नजर आए, जैसे कि अर्श केलेंस्की और रेमॉन डिनो। लेकिन इस बार की प्लेसिंग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग रही, क्योंकि इस बार 5th आए थे रेमॉन डिनो, 4th आए थे अर्श केलेंस्की, और फिर हर बार की तरह ब्रायन एंसली 3rd आ गए, और टेरेस स्टेफन 2nd और सीबम हर साल की तरह 1st। और अब क्रिस बम्स्टेड का फ़ैन फॉलोइंग एक अलग लेवल टच कर चुका था। इन्हें लोग आर्नोल्ड से कंपेयर करने लगे थे, जो कि बिल्कुल अपने वक्त के सबसे बड़े लेजेंड थे, और आज मॉडर्न टाइम्स के सबसे बड़े लेजेंड लोग क्रिस बम्स्टेड को कहने लगे थे। क्रिस बम्स्टेड का डोमिनेशन इतना ज़्यादा हो चुका था कि लोग कह रहे थे कि अब बाकी सारे एथलीट्स इस डिवीज़न में 2nd प्लेस के लिए फाइट कर रहे हैं, और शायद जब तक क्रिस बम्स्टेड चाहे तब तक इसे जीतते रहेंगे, जब तक वो रिटायर या फिर इंजर्ड नहीं हो जाए। और यहीं से बन जाते हैं इस डिवीजन के गोट और 3 टाइम्स क्लासिक डिवीजन चैंपियन भी, और इसी साल इनको एक नया नाम भी मिल जाता है। लोग इनको डैडी के नाम से पुकारने लगते हैं। Just look at Daddy Sebum working out. Apparently I'm just daddy now, so my role model growing up was my dad, so if you guys want to call me daddy and that's your motivation, I'll take it. Just as long as there's no like weird enunciations of daddy where you're just looking at me in the wrong way, but appreciate the love. In person, when a grown man comes up to me, looks me in the eyes and says, "Hi daddy," there's nothing weirder. It is really uncomfortable and super weird, especially when this guy's girlfriend is right beside him and he's coming up and calling me daddy. I'm like, this is just weird, and I get uncomfortable and I laugh and I don't know what to say, and then we move on and I'm just like, all right. और अब आता है साल 2022 और अर्नोल्ड क्लासिक के अंदर एक इंटरव्यू होता है जो हेनरी रैम्बॉर्ड लेते हैं क्रिस बम्स्टेड का, और इसमें बहुत सारी बात करते हैं और इनके मोच के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बात होती है। यहाँ वो ये बताते हैं कि उन्होंने ये मोस्टेच वाला स्टाइल लिया कहाँ से। मिशन इम्पॉसिबल एक मूवी जिसमें हेनरी कैविल ने एक रोल किया था, उसमें सेम ऐसे ही मोच उन्होंने रखी थी। तो ये कहते हैं कि इनको लुक इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि ये ट्राई करना चाहते थे, 2018 में ट्राई करना चाहते थे, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं थे, इसलिए 2019 में इनको देखा गया था इस लुक के साथ। और यहाँ से एक और र्यूमर काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा कि क्रिस बम्स्टेड अपना कोच चेंज करने वाले हैं और दुनिया के सबसे बड़े कोच हेनरी रैम्बॉर्ड के साथ टाई अप करने वाले हैं। ये र्यूमर सुनकर ही लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि 2 सबसे बड़े गोट्स अपने अपने फील्ड के एक साथ अगर कंबाइन होंगे तो स्टेज पर उन्हें क्या देखने को मिल सकता है। बम्स्टेड का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा लुक। अभी तक क्रिस बम्स्टेड के कोच थे यान वैलियर, जिन्होंने अभी तक इन्हें ओलंपिया में ट्रेन किया था, लेकिन अब फाइनली ये हेनरी रैम्बॉर्ड के साथ टीम अप कर चुके थे। और ये जानकर ही लोगों में इतना ज़्यादा हाइप बन चुका था कि अगले साल क्रिस बम्स्टेड को स्टेज पर देखना होगा कि वो कौन सा कैसा लुक लेकर आते हैं। रेमॉन डिनो जीत जाते हैं और लोग ऐसा कहने लगते हैं कि रेमॉन डिनो अब नेक्स्ट कंटेंडर बन चुके हैं क्रिस बम्स्टेड के, और हो सकता है रेमॉन डिनो क्रिस बम्स्टेड को हरा दे। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। इस साल हमें हेनरी रैम्बॉर्ड और बम्स्टेड की ट्रेनिंग फुटेज फाइनली देखने को मिल गई, और आखिरकार ओलंपिया का टाइम भी आ गया। और जब बम्स्टेड स्टेज पर आए तो बिल्कुल ही लोग जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फॉर्म इस बार क्रिस बम्स्टेड शो करते हैं स्टेज पर। इनकी कंडीशनिंग शायद अभी तक की सबसे अच्छी थी, और इनका मसल मास भी अभी तक का शायद सबसे ज़्यादा था। तो कंडीशनिंग और मसल मास का ऐसा बैलेंस क्रिस बम्स्टेड ने शो किया था हेनरी रैम्बॉर्ड के अंदर कि इस बार इनको हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो चुका था। और ओलंपिया के 2 महीने पहले ही क्रिस बम्स्टेड ने एंगेजमेंट भी कर ली थी, और जैसा कि कंटेंडर माना जा रहा था रेमॉन डिनो को, इनके साथ पोज बाई पोज बहुत देर तक जजेस ने देखा कि दोनों में से कौन ज़्यादा सही लग रहा है। जैसे कि सारे लोग जानते हैं क्रिस बम्स्टेड वन साइड विनर बन गए इस साल भी, और ले गए इस बार का भी टाइटल।
और रेमॉन डिनो जो उसको थ्रेटनिंग माना जा रहा था सीबम के सामने, वो कहीं से नज़र भी नहीं आया इनके सामने टिकते हुए। खासकर अगर आप पोजिंग को देखेंगे तो क्रिस बम्पस्टेड बिल्कुल अलग लेवल पर थे रेमॉन डिनो से। अगर हम उन्हें कंपेयर करें, रेमॉन ऐसे लग रहे थे कि वो बिल्कुल अमेच्योर की तरह पोजिंग कर रहे थे, और क्रिस बम्पस्टेड प्रोस से भी बेहतर अलग लेवल पर पोजिंग करते हुए दिखते हैं स्टेज पर। लेकिन इस साल एक चीज़ और हुआ था, क्रिस बम्पस्टेड को हमेशा से क्रिटिसाइज़ किया जाता था इनके बाइसेप्स के लिए, और जब ये स्टेज पर आए थे इनके बाइसेप्स में लोग ऐसा क्लेम करने लगे कि वो सिंथॉल इंजेक्ट करके आए थे, क्योंकि इनका एक बाइसेप दूसरे बाइसेप से काफ़ी ज़्यादा ही अलग दिख रहा था। लेकिन बाद में क्रिस बम्पस्टेड इस बात को क्लियर कर देते हैं कि उन्हें जस्ट कॉम्पिटिशन से कुछ दिन पहले एक इंजरी हुई थी, बाइसेप टियर, जिसके चलते उनका एक बाइसेप काफ़ी ज़्यादा स्वेल कर गया था। हालांकि हैनी रैम्बॉर्ड ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंसर्न जो दिखा रहे थे बम्पस्टेड, उसके लिए ऑफ स्टेज काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और उन्हें ये बिल्कुल ही गारंटी कर दी कि अभी भी वो इतने ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे कि कोई कंपटीशन उनके सामने नहीं टिक सकता है। और बम्पस्टेड फाइनली इस बात को प्रूव कर देते हैं स्टेज पर आने के बाद। और 2020 के इंटरव्यू में क्रिस बम्पस्टेड ने ये कहा था कि वो 3 से 4 ओलंपिया जीतेंगे और उसके बाद फिर रिटायरमेंट ले लेंगे। Olympia-wise, if I could get like 3 or 4, I'd definitely be happy and be ready to tap out if my body. लेकिन अभी तक क्रिस बम्पस्टेड ने रिटायरमेंट लिया नहीं है, क्योंकि वो एक और नेक्स्ट लेवल का स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। अब साल था 2023 और क्रिस बम्पस्टेड और हैनी रैम्बॉर्ड का कॉम्बिनेशन फिर से एक बार स्टेज पर लोग देखना चाहते थे, क्योंकि हैनी रैम्बॉर्ड को पूरा 1 साल मिल चुका था बम्पस्टेड की बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है उसे समझने के लिए, और लोग बिल्कुल इस बात को लेकर गारंटीड थे कि इस बार का जो लुक होगा वो पिछले बार से भी अच्छा होगा। और अगले साल जब बम्पस्टेड स्टेज पर आते हैं तो शायद वो पिछले साल से भी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन थे। और जैसा कि बिल्कुल अब तक लोग जान चुके थे कि क्रिस बम्पस्टेड का फर्स्ट प्लेस बिल्कुल लिखा हुआ है, वही होता है। क्रिस बम्पस्टेड फर्स्ट आ जाते हैं और सेकंड प्लेस के लिए बैटल करते हैं बाकी सारे एथलीट्स, जो कि बम्पस्टेड इंटरव्यूज़ में भी कहते रहते हैं कि जितने भी बाकी एथलीट्स हैं वो सेकेंड प्लेस के लिए फाइट कर रहे हैं, और इस बात को ये हर साल सच कर देते हैं। और इस साल अपने 5वां टाइटल क्लेम कर लेते हैं और अपनी चैंपियन मेंटालिटी इस बार दिखा देते हैं। क्रिस बम्पस्टेड अब मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं और एक तरह के मेंटोर भी बन चुके हैं। इनको अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े कंपटीटर्स जो इनके कंपटीटर है उस डिवीजन के अंदर, उसको भी ट्रेनिंग करते हैं और उसको भी पोस्ट करने के बारे में सिखाते हैं। ना सिर्फ ही एक बॉडी बिल्डर रहे हैं, अब एक आइकन भी बन चुके हैं, और इसी वजह से क्रिस बम्पस्टेड को डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी भी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ मिलते हैं और फैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा इनकी अच्छी है इसी चीज़ को लेके। और हर साल सेकंड प्लेस के लिए बाकी एथलीट्स जो फाइट करते हैं तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो सेकंड प्लेस का कंटेंडर होता है वही चेंज होता रहता है। कभी ब्रियॉन एंसली थे तो कभी टेरेंस रफीन, और पिछले साल तक जहां ब्राज़ीलियन फैंस के फेवरेट रेमॉन डिनो थे, अब वो आर्नोल्ड क्लासिक में हारने के बाद वेस्ली विजर्स को नया कंटेंडर बनाकर जा चुके हैं, और अब लोग अगले साल वेस्ली विजर्स को कंटेंडर मान रहे हैं सेकेंड प्लेस के लिए। तो हर साल यही होता है कि एक फर्स्ट प्लेस बम्पस्टेड के लिए फिक्स हो जाता है और बाकी सेकंड प्लेस के लिए बाकी एथलीट्स फाइट करते रहते हैं। यहाँ से एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद आती है, जो लोग कहते थे कि 90s के टाइम पे सारे बॉडी बिल्डर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आते थे, लेकिन वो गलत एरा में पैदा हो चुके थे, क्योंकि रोनी कोलमैन का टाइम था उस टाइम पे। अगर ये किसी और एरा में पैदा होते तो ज़रूर फर्स्ट प्लेस ले आते, लेकिन उनकी गलती सिर्फ यही थी कि रोनी कोलमैन उनके अपोनेंट थे, इस वजह से उनको जीतने ही नहीं मिलता था। यही हाल कुछ क्रिस बम्पस्टेड का भी है। वो खड़े होते हैं और एक तरह से बिल्कुल वन साइड अपना विनिंग ट्रॉफी ले जाते हैं, और बाकी सारे एथलीट ऊपर नीचे करते रहते हैं हर साल, और हर साल कोई ना कोई नया इनका अपोनेंट आता है। फैन लोग ये बोलते हैं कि ये जिता देगा और ये हरा देगा क्रिस बम्पस्टेड को, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बम्पस्टेड को कोई हराने वाला अभी तक तो पैदा हुआ नहीं है। लेकिन एक चीज़ और लोग अभी भी डिस्कस करना स्टार्ट कर चुके थे कि क्या बम्पस्टेड एक और टाइटल जीतने के बाद रिटायर कर जाएंगे, क्योंकि अभी भी इनकी अगर आप पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो ये एक फादर बन चुके हैं, और इसके बाद शायद जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आई है और जो हेल्थ कंसर्न्स इनकी बॉडी दिखा रही है, तो शायद ये अपनी बॉडी को और पुश ना करें और शायद इस बार टाइटल जीतने के बाद ये रिटायरमेंट ले लें। इसके अलावा इनके बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा ही ग्रो कर चुके हैं। रॉ न्यूट्रिशन, इनकी क्लोथिंग लाइनअप, सारे कुछ काफ़ी ज़्यादा ही सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो इस सब से तो एक ही चीज़ लगती है कि इस साल बम्पस्टेड का ये लास्ट ओलंपिया होने वाला है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तो फाइनली क्रिस बम्पस्टेड ही बताएंगे कि उनका क्या प्लान है आगे का। हम लोग तो यही चाहते हैं कि कम से कम ये 10 ओलंपिया जीते, नहीं तो एटलीस्ट अर्नल्ड और रोनी का रिकॉर्ड तोड़ सके ओलंपिया के अंदर। लेकिन क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं, ये क्रिस बम्पस्टेड खुद ही बताएंगे। तो जब इतना कुछ हो चुका है तो इनके स्टेरॉइड यूज़ के बारे में बात कर ही लेते हैं। No one gives a flying fuck. I was pro at 21, on the Olympia stage at 22, I believe, and no one knows that, no one cares, no one remembers. A week after it happened, people were like, wow, look how young he is, and then no one cares. Do you want to be the best at something for someone who's young, or do you want to be the best, period? Personally, I want to be the best, period, not just the best young person to do something. So fuck age.
don't hop on gear, learn the basics, get strong, enjoy the gym, and take it all slow. अगर आप इनकी यंग एज की फ़ोटोज़ देखेंगे तो उसमें ही आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा मसल मास इन्होंने डेवलप कर दिया। इससे एक बात पता चल जाती है कि इनकी जेनेटिक्स तो अलग लेवल की थी, इन्होंने एनाबॉलिक्स भी कम एज में स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इनको गाइडेंस मिल चुकी थी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और इनके रिलेटिव यान वेलियर की। और बम्पस्टेड ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा बड़ा है। ऑलमोस्ट 24 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हैं, तो लोग इनकी बातों को कितना सीरियसली लेते हैं। तो अपने स्टेरॉयड यूज़ को डिस्क्लोज़ करने को भी लेकर ये काफ़ी ज़्यादा एक कंसर्न दिखाते हैं और ये काफ़ी कम डोज बताते हैं कि यूज़ करते हैं बाकी बॉडी बिल्डर्स के कंपैरिजन में। एक पॉडकास्ट में इन्होंने ये तक कह दिया था कि ये ऑफ सीज़न में सिर्फ 500 मिलीग्राम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं और बाकी कुछ ओरल्स, जो कि आजकल बिगिनर्स भी इतना कम डोज नहीं यूज़ करते हैं। आजकल 15-16 साल के लोग भी हज़ार मिलीग्राम टेस्ट यूज़ करने लगते हैं अपनी पहली साइकिल में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है क्रिस बम्पस्टेड को लेकर। अगर ये इतना कम डोज यूज़ करके इतना अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं या फिर अगर ये सिर्फ अपने डोज को कम बता रहे हैं लोगों को एनाबॉलिक्स अब्यूज़ करने से रोकने के लिए, दोनों ही केसेस में क्रिस बम्पस्टेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप ले रहे हैं। और ये बात और भी ज़्यादा सही लगती है अगर हम क्रिस बम्पस्टेड की डिज़ीज़ की हिस्ट्री को देखें। इनकी किडनीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जो सफ़र करती है, तो ये बिल्कुल ही कम डोज पे यूज़ करते होंगे ऑफ सीज़न में, ख़ासकर अपनी हेल्थ कंसर्न्स को लेकर। और बम्पस्टेड हमेशा ये चीज़ बताते रहते हैं कि उनको अलग अलग तरीके से कमेंट आते हैं और उनको डीएम्स आते हैं और कुछ 15-16 साल के बच्चे होते हैं जो उनसे ये पूछते हैं कि स्टेरॉयड साइकिल कौन सी अच्छी रहेगी उनके लिए। और क्रिस बम्पस्टेड ये बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं जिनको अपने लाइफ का पता ही नहीं है, वो ये स्टेरॉयड साइकिल चलाना चाह रहे हैं। तो उनका हमेशा से एक ही क्लेम है कि अगर आप इस चीज़ में प्रोफेशनली नहीं जा रहे हैं और आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस चीज़ में बिल्कुल दूर तक नज़र मत आइए, क्योंकि ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम दे सकती है। यही सब सारे रीजंस हैं जिस वजह से क्रिस बम्पस्टेड बन जाते हैं इतने बड़े आइकन। तो ये थी फुल डिटेल वीडियो क्रिस बम्पस्टेड के बारे में। आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर कौन सा है कमेंट में जरूर बताएं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि कौन से टॉपिक को हम कवर करें कमेंट में जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें कॉल ऑफ गेम्स को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद कॉल ऑफ गेम्स।